हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ। सो लास्ट क्लास में हमने जेंडर पढ़ा था। हमने जाना था कितने टाइप के जेंडर होते हैं और किस जेंडर को किस कैटेगरी में रखा गया है ना। सिमिलरली आज हम केसेस डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि कितने टाइप के केसेस होते हैं, ठीक है, और कैसे केसेस को कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं कि केसेस किसे कहते हैं। केसेस हमें जिसको हम हिंदी में कारक भी कहते हैं, है ना। तो केसेस एज पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है हमारे 3 टाइप के केस होते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारा है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसे नॉमिनेटिव भी कहते हैं और सब्जेक्टिव भी कहते हैं, और इसका ही हिंदी नाम क्या है, कर्ता कारक, है ना। और सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं। थर्ड वन है हमारा पॉसेसिव और जेनेटिक केस, जिसको हम संबोधन कारक कहते हैं, है ना। तो और इसके अलावा हमारे 2 और थे, जैसे कि हमारा सिमिलरली नाउन्स में भी था काउंटेबल नाउन। ये वो हमारा हमने जो पढ़ा था काउंटेबल नाउन वगैरह में। नाउन्स हमारी कितने टाइप की थी, एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर 5 टाइप की थी और एज पर मॉडर्न ग्रामर 3 टाइप की थी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, एज पर ट्रेडिशनल ग्रामर 5 टाइप के केसेस होते थे, बट एज पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर 3 टाइप के केस होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। बट जो 5 टाइप के होते थे उसको मर्ज किया गया, तो देख लेते हैं वो कौन से हैं। इसमें से एक है हमारा डेटिव केस, जिसको आज की डेट में ऑब्जेक्टिव केस में मर्ज किया गया है, और एक हमारा होता है वोकेटिव केस, जिसको आज की डेट में हमने नॉमिनेटिव में मर्ज किया गया है एज पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो ये होते क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं और ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस में वही पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारा डायरेक्ट, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है राम गिव हिम अ पेन, है ना। तो इसमें राम क्या है, हमारा राम है सब्जेक्ट और हिम और पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। जिसमें से कि जैसे कि हम इससे भी समझ सकते हैं, अगर हम बोले राम गिव अ पेन तो भी कंप्लीट सेंटेंस है कि राम ने पेन दिया, है ना, ठीक है। बट अगर इसमें यहाँ पे जोड़ा गया है कि राम ने उसको पेन दिया, राम ने उसे कलम दी, है ना, ऐसे कर दिया गया इसको, तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। जिसमें से अगर हम करते हैं राम गिव हिम तो ये इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्या दिया है वो तो पता ही नहीं है। तो पेन जो है हमारा वो हमारा मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा हिम है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हम एग्जांपल की हेल्प से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर इसका एक और तरीका है समझने का कि पहली बात तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो हु जो क्वेश्चन होता है सेंटेंस में, अगर हु का यूज हो रहा है तो हु के आंसर में जो हमारा वर्ड जो नाउन यूज होगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सिमिलरली अगर वहीं पे whom बोला हो, whom वर्ड यूज किया हो कि whom सेंटेंस में whom यूज हुआ हो, तो उसके आंसर में जो वर्ड होगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर सेंटेंस में what वर्ड यूज हुआ है, what के आंसर में जो यूज हुआ है वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आई होप कि इससे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, ही गिव राम अ पेन, ही गेव राम अ पेन। तो इसमें चेंज हो गया, इसमें सब्जेक्ट क्या बन गया, हमारा ही बन गया, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट ही बन गया, हु गिव राम अ पेन, तो ही गिव राम अ पेन। तो ही जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, और जो हमारा राम है और पेन है वो ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा राम है वो क्या है, राम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन जो है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम जान लेते हैं कि हमारे तीनों टाइप के केस होते क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। तो ये कहता है कि when a noun or pronoun is used as subject of a verb, it is said to be in the nominative or subjective case. Okay? मतलब जब भी कोई नाउन या pronoun किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होती है तो उसे नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाई दिया है पहले सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। और सेकंड वन है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। वो क्या होता है हमारा, हम जान लेते हैं। When a noun or pronoun is used as the object of a verb or preposition, it is said to be in the objective or accusative case. ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमारी नाउन या प्रोनाउन जो है वो किसी वर्ब की ऑब्जेक्ट या फिर प्रपोजिशन की तरह यूज होगी तो वो हमारा क्या होता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस के अंदर रखते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेटिव केस भी है, जिसको हमने मर्ज कर दिया ऑब्जेक्टिव में। डेटिव केस होता क्या है वो भी हमारा जानना जरूरी है, हम देख लेते हैं। When a noun
or pronoun is used as the indirect object of a verb or preposition, it is said to be dative case। तो जब भी कोई भी नाउन या pronoun जो है हमारी वर्ब की indirect object के रूप में यूज होती है तो वो हमारी dative case में होता है, वो dative case होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वर्ड आ रहा है इसलिए हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले वो पढ़ाया। तो अभी आपको इसलिए क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है डेटिव केस, है ना। तो और नेक्स्ट वन जो हम अपना देख लेते हैं कि पोजेसिव केस या फिर जेनेटिक केस जो है वो क्या होता है। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव और जेनेटिक केस। एग्जाम्पल कुछ मैं आपको दे देती हूँ, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जैसे कि इट इज राम्स पेन। तो जैसे हम पूछते हैं कि पेन किसका है, किसका, ऑनरशिप की बात कर सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं कि ऑनरशिप की बात जहां पर आती है वो हमारा पोजेसिव केस होता है। हम पूछते हैं पेन किसका है, मतलब हम उसके ऑनर की बात कर रहे हैं कि ये पेन किसका है, तो इट इज राम्स पेन, ये राम का पेन है ना। तो ये पेन किसका है, राम का है। एक तरीके से ऑनरशिप किसके पास गई, राम के पास गई। तो इस टाइप के जो हमारे केसेस होते हैं, बट राम के साथ आप देख रहे हो अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, तो जेनेटिक केस में हम अपोस्ट्रोफिस भी लगाते हैं और प्रीपोजिशन से भी हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी इज माई मदर। तो ये किसकी मदर है, अगर हम ऐसे पूछें तो हम कहेंगे शी इज माई मदर, ये मेरी मम्मी है। तो ऑनरशिप एक तरीके से वो, या फिर रिलेशन की बात कर सकते हो, रिलेशन शो हो रहा है कि ये मेरी मम्मी है ना। तो यहाँ पे ये इसको जेनेटिक और पॉजिटिव केस में रखा गया है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस पेन इज माइन। ठीक है, किसका पेन है भाई, मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव केस और जेनेटिक केस क्या होते हैं। बट एक चीज और नोट करने की बहुत जरूरी है, क्या आपके लिए नोट डाला हुआ है, नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस में उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, बट पॉजिटिव केस में या फिर जेनेटिक केस में उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे कि राम गिव हिम अ पेन, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसमें भी राम ऐसी है एज इट इज। या फिर ही गिव राम अ पेन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें भी राम एज इट इज है। बट अब हमारा पॉजिटिव केस की बात करें तो यहाँ पे राम की जगह राम हो गया, अपोस्ट्रोफियस। तो इट इज राम्स पेन, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है। जैसे हमने डेटिव केस पढ़ा, हमें वोकेटिव केस डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम वोकेटिव केस भी देख लेते हैं क्या होता है। तो वोकेटिव केस होता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज used to address a person directly, it is said to be in the vocative case। जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली यूज होती है तो उसे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। जैसे कि एग्जांपल, रवि आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, तो यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहे हैं, रवि को एड्रेस कर रहे हैं कि रवि क्या तुम आज शाम क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। सिमिलरली जैसे हमने ये देखा, वैसे अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं पॉजिटिव केस की, है ना, पॉजिटिव केस बनाते कैसे हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 6 सिंपल ट्रिक्स देने वाली हूँ, पॉजिटिव केस की फॉर्मेशन करना आपको बहुत इजी होगा। तो ध्यान से देखिए और इन ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा सब कुछ। तो देख लेते हैं फर्स्ट हमारा नंबर क्या है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, बाय एडिंग अपोस्ट्रोफिस एस इन द सिंगुलर नाउन ऑफ अ लिविंग थिंग। मतलब कोई भी लिविंग थिंग है, उसकी जो सिंगुलर नाउन है, जो लिविंग थिंग है, उसमें अपोस्ट्रोफिस एस ऐड करके हम जो है पॉजिटिव केस बना सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है राम्स पेन, ठीक है, राम की कलम, राम्स पेन, राम अपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर राम्स पेन हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर हम खाली अपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं प्लूरल नाउन में जिसकी एंड ऑलरेडी एस लगा हुआ है, वहां पे हमें एस नहीं लगाना होता, ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना होता है, तो वो जो है हमारा पॉजिटिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, बॉयज स्कूल, ठीक है, यहाँ पर बॉयज स्कूल है बट बॉयज लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है जैसे बॉय लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस लगाए, फिर ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा। तो बॉयज स्कूल हो गया, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में लिख भी रखा है कैसे आपको नहीं लिखना। और रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि जो हमारी नाउन, प्लूरल नाउन जो होती है, जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है, उसमें अगर एस एंड में नहीं लगाए तो फिर हम अपोस्ट्रोफी लगाकर उसको पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया है, मैन, मैन में एस नहीं लगाए तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो क्या है, हमारा पॉजिटिव केस बन गया है। जैसे मेंस ड्रेस, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, मेंस ड्रेस। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि पॉजिटिव केस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, के नेम के साथ नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव केस जो है हमारा वो नॉन लिविंग थिंग के नेम के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है मैंने आपको, द वेल्स वाटर नहीं होगा,
यहाँ पे हमने ओपोस्ट्रोफियस अगर लगा दिया तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द वाटर ऑफ द वेल हम कह सकते हैं, तो इसे हम पॉजिटिव में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वेल नाम है एक नाउन का, नॉन लिविंग थिंग की। रूल नंबर 5 कहता है कि दोनों तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव केस में इसको, लिविंग थिंग अगर हो तो, हमारी नाउन जो है वो लिविंग थिंग हो तो। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि द काउज मिल्क, काउ क्या है, हमारी लिविंग थिंग है, ठीक है। तो द काउज मिल्क, तो यहाँ पे हमने काउ को अपोस्ट्रोफी लगा के पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर दिया। बट सेकंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि द मिल्क ऑफ द काउ, ठीक है, द मिल्क ऑफ द काउ, मिल्क क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वहां पर हमने ऑफ जो है वो लगाकर हमने इसको पॉजिटिव केस बनाया। जब हम बात नॉन लिविंग थिंग की करते हैं तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जब हम बात लिविंग थिंग की करते हैं तो वहां पे अपोस्ट्रोफी लगा के हम उसको पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि काउ के आगे लगा हुआ था ऊपर, द काउज मिल्क था, है ना। तो ऐसे हमें ध्यान रखना होगा इसका। और हमारा लास्ट रूल कहता है पॉजिटिव केस हमारा उस नाउन के साथ भी यूज होता है जो टाइम, वेट और स्पेस को डिनोट कर रही हो, ठीक है। वहां पे भी हमारा जो है पॉजिटिव केस यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे वीक्स में आप देख रहे हो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस हो गया। वीक्स हॉलीडे मतलब एक हफ्ते की छुट्टी की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल कह रहा है अ माइल्स लेंथ, यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है। और नेक्स्ट वन है हमारा अ पाउंड्स वेट, यहाँ पर वेट को डिनोट कर रहा है कि 1 पाउंड का जो वेट है हमारा, तो यहाँ पे भी ओपोस्ट्रोफियस लगा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोनाउन है, हम नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।